हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां मास्टर यिनची के उस डिमोनिक पपेट ने एसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स को ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन आखिर में हैप्पी डॉग ने उस डिमोनिक पपेट की डिवाइन बोन्स को ही खाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते हैप्पी डॉग ने वहाँ पे उस डिमोनिक पपेट का खेल खत्म कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ उस एंशिएंट कल्टीवेटर, जो कि और कोई नहीं बल्कि एसेस्टर ज़ू के मास्टर थे, उन्होंने सेकंड मरीडियन के टाओ युआन के उस गाँव को तबाह करने का डिसाइड कर लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेकंड मरीडियन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियू जियान और डोंगमी बहुत ही तेजी से उड़ते हुए मास्टर यिनची की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन गार्डियन पपेट्स ने उन्हें मास्टर यिनची का ही नाम बताया था। और तभी डोंगमी वहाँ पे लियू जियान के साथ हाथ लगाते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि सबसे पहले उस यिनची को कौन ढूंढता है। डोंगमी की ये बात सुनकर लियू जियान वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक बार फिर से मुझसे हारना चाहते हो। और ये कहकर लियू जियान ने अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर डोंगमी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसलिए देखते ही देखते उसने भी वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मिचू और हाउ जियान को देखते हैं, जो कि दोनों वहाँ पे लियू जियान और डोंगमी की ही तरह मास्टर यिनची को ही तलाश कर रहे थे। और मिचू वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से वहाँ पे हाउ जियान से कहती है, एक बार बस उस यिनची को मेरे हाथों में लगने दो, फिर तो मैं उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाली। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करवाते हुए हमें लूटने की। और ये कहकर वो वहाँ पे हाउ जियान को भी गुस्सा दिलाते हुए कहती है, हमें उस यिनची को तब तक मारना है जब तक वो हमारे सामने झुकते हुए अपनी मौत की भीख नहीं मांगता। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाउ जियान भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, क्योंकि ठीक है, ये बेचारा तो बस चोरू का गुलाम ही बन के रह गया था, क्योंकि जो भी मिचू कहती थी ये उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता था। खैर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे वही लेडी मास्टर, जो कि एसेस्टर ज़ू को लेकर सेकंड मरीडियन के अंदर आई थी, वही वहाँ पे बहुत ही तेजी से जाते हुए दिखाई देती है, जैसे उन दोनों ने भी वहाँ पे देख लिया था। और मिचू जल्दी से वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए कहती है कि इस लड़की का औरत तो मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। वहीं मिचू को उसके पीछे जाते हुए देखकर हाउ जियान कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी वहाँ पे जल्दी से उसी लेडी मास्टर वनफू के पीछे ही निकल गया था। जहाँ वनफू बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रही थी कि जब से मैं एसेस्टर ज़ू को लेकर यहाँ पे आई हूँ, तब तक सेकंड मरीडियन के अंदर सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यिनची ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, या फिर उसे अभी इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और यही सब सोचते हुए वनफू वहाँ पे आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मिचू उसके पीछे आते हुए उसे हाय कहकर वहीं पे रुकने के लिए कहती है। मिचू की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि वनफू ने भी वहाँ पे अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया था, जो देखकर मिचू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, क्या इत्तेफाक है, हम लोगों की दोबारा यहाँ पे मुलाकात हो गई। जिसपे वनफू वहाँ पे चुमते हुए कहती है, तुम दोनों तो एसेस्टर ज़ू के डिसेबल्स हो ना, आखिर तुम लोग सेकंड मरीडियन के अंदर कैसे पहुंचे, और अगर तुम लोग यहाँ पे पहुंच भी गए थे तो तुम लोगों ने लेवल को कैसे पार किया। वनफू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और उसने जल्दी से वहाँ पे वनफू के रास्ते में आते हुए उसे वहाँ पे रोक दिया था। और उसी के साथ मिचू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए वनफू से कहती है, क्या कहा तुमने लेवल, तुम उस घटिया सी जगह को लेवल कह रही हो। वहीं मिचू को गुस्से में देखकर वनफू भी थोड़ा डर गई थी, और उसे लगता है कि शायद ये लड़की कहीं उसके ऊपर हमला ही ना कर दे, इसलिए एहतियातन तौर पर वनफू ने भी वहाँ पे अपनी पास को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन तभी मिचू वहाँ पे खुद को शांत करवाते हुए वनफू से कहती है, एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हें उस सब के बारे में बताने में कोई भी हर्ज नहीं है, तुम हम सभी के बारे में तो जानती ही होगी, हम सभी के अंदर कोई न कोई खास पावर है, और मेरे अंदर एक बहुत ही खास किस्म की स्पेस पावर मौजूद है, जिसे मैंने पिछले हजारों लाखों सालों से अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करते हुए सीखा था, और अब जाकर मैंने उस स्पेस पावर को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। और ये बात तो तुम जानती ही होगी कि स्पेस पावर की मदद से हम लोग यूनिवर्स में कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे लिए इस सेकंड मरीडियन के अंदर आना कौन सी बड़ी बात थी। इवन मैंने तो अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारी इस सेकंड मरीडियन का फ्यूचर भी देख लिया है। जिसपे वनफू भी चौंकते हुए कहती है, क्या वाकई। जिसपे मिचू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे लगता है अभी तक तुमने इस दुनिया को सही से पहचाना नहीं है। ये दुनिया असल में जितनी ज्यादा सिंपल दिखाई देती है, असल में उतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं है। यहाँ पे काफी सारे राज छुपे हुए हैं, और मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत ही जल्द तुम्हारी ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ बड़ा होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि किसी को भी ऐसी बातों के ऊपर यकीन नहीं होता, लेकिन तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन करना ही होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम्हारी इस सेकंड मरीडियन का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से खत्म हो जाने वाला है। हम देखते हैं कि मिचू की हर एक बात वहाँ पे वनफू को अंदर से हिलाती जा रही थी, और वो वहाँ पे घबराते हुए मिचू से सवाल करते हुए पूछती है, क्या कि तुम इस सब के बारे में कैसे जानती हो। इवन सेम सवाल वहाँ पे हाउ जियान का भी था, वो भी हैरान होते हुए मिचू से कहता है, क्या कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। हाउ जियान की ये बात सुनकर मिचू वहाँ पे हाउ जियान के पास आकर स्माइल करके उसके कान में बताते हुए कहती है कि ये सब तो मैं बस अपने पास से बोल रही हूँ, असल में मुझे लगता है कि एसेस्टर ज़ू ऐसा ही सोच रहे होंगे, और उनकी थिंकिंग को ही मैंने यहाँ पे इस लड़की को बता दिया। हालांकि मिचू ने वहाँ पे ये सब मजाक में बोला था, लेकिन ये सब बहुत जल्द असल में भी होने वाला था, और यही बात वहाँ पे हाउ जियान को हैरान कर रही थी। और तभी मिचू वहाँ पे अपने हाथों पे कुछ कैलकुलेट करने का नाटक करते हुए कहती है, मेरे एंसेस्टर्स की टिकाई हुई स्पेस टेक्निक के मुताबिक बहुत ही जल्द तुम्हारी सेकंड मरीडियन डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है, और हो सकता है इस
इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाए। मिचू की इन सारी बातों को सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी वन फू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे और वो वहाँ पे घबराते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे थे, जो देखकर मिचू के फेस पे स्माइल आ गई थी। उसे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके एक बार फिर से सीरियस होते हुए वन फू से कहती है, अब तो हमारे पास अपनी सेकंड मेरिडियन को बचाने का बस एक ही रास्ता है और वो है हमारे एंसेस्टर को फॉलो करना। और क्योंकि मैं एंसेस्टर की डिसेबल हूँ तो तुम मुझे भी यहाँ पे फॉलो कर सकती हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम अपनी इस दुनिया को कैसे बचा सकती हो। और ये कहते कहते मिचू ने बेचारी वन फू को वहाँ पे पूरी तरह से अपनी बातों में फंसा लिया था। इस जैसी चालबाज औरत तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सेकंड मेरिडियन के टाओयुआन गांव का ही सीन दिखाया जाता है, जहां अभी तक भी गांव के सभी कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करते हुए एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर मास्टर जूजियान ने अब वहाँ पे उन सभी को खत्म करने का डिसाइड कर लिया था। क्योंकि जैसी वो दुनिया बनाना चाहते थे ये दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो यहाँ पे आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों को इमॉर्टल पावर्स देकर इस वर्ल्ड को जल्द से जल्द आगे ले जाना चाहते थे, ताकि एक नए और पावरफुल पीसी एलएम की शुरुआत हो सके। लेकिन इंसान तो इंसान होते हैं, उनके अंदर पावर की लालच कभी भी कम नहीं हो सकती और यही सब इन इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के साथ भी हो रहा था। और ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर राज करने के लिए एक दूसरे को ही खत्म करने पे तुले हुए थे, जो देखकर मास्टर जूजियन को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने शायद इनको पावर्स देने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी थी। इसलिए वो वहाँ पे अपनी इस क्रिएशन को खत्म करने का ही डिसाइड करते हैं। और ये कहकर मास्टर जूजियन ने वहाँ पे अपनी फिंगर को ऊपर आसमान की तरफ पॉइंट कर दिया था, जहाँ हम देखते हैं कि उनकी फिंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और ऐसा होते ही उन सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स का ध्यान भी उसी तरफ चला गया था, लेकिन वो लोग वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से लगातार वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक्स होने लगे थे। और उसी के साथ साथ वहाँ की पूरी जमीन भी फट चुकी थी, जो कि उन सभी कल्टीवेटर्स को खत्म करते हुए अपने अंदर निकलने लगी थी। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल लाइटिंग भी गिरने लगी थी, जो कि वहाँ पे हर चीज को तबाह करती जा रही थी। और एंसेस्टर जू वहाँ पे खड़े होकर ये सब शांति से देख रहे थे, क्योंकि असल में तो एंसेस्टर जू भी यही चाहते थे कि सब कुछ इस दुनिया में धीरे धीरे अपने हिसाब से ही चले। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए ऊपर आसमान में उठ चुके थे। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर जूजियन की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा सूरज ही नीचे जमीन पे आ गया है। और देखते ही देखते मास्टर जूजियन ने वहाँ पे पूरे माउंटेन एंड सीरियलम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए पूरी 9 की 9 मेरिडियंस को ही तबाह कर दिया था। और उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे 9 मेरिडियंस को अलग अलग भागों में भी तकसीम कर दिया था। आज से पहले ये पूरा एरिया एक जंगल हुआ करता था और यहीं से माउंटेन एंड सीरियलम की 9 मेरिडियंस की शुरुआत हुई थी। और ये सब करने के बाद मास्टर जूजियन वहाँ पे कहते हैं कि अब से एक नई शुरुआत होगी। हर एक मेरिडियन के अंदर अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे और उन सभी को अपने टाइम पे ही आकर इमॉर्टल पावर्स मिलेंगी। और जो इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स या उससे ऊपर होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए सेकंड मेरिडियन के अंदर ही रहेंगे, उनका सेकंड मेरिडियन के अंदर कोई भी दखल नहीं होगा। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, मैं तो थक गया, अब समय है थोड़ा रेस्ट करने का। दोस्तों अब आपको यहाँ पे पता चल ही क्या होगा कि एंसेस्टर जू के मास्टर जूजियन कितने ज्यादा ताकतवर थे। पूरी माउंटेन एंड सी रियलम की 9 मेरिडियंस को उन्होंने ही क्रिएट किया था। तो हो सकता है यहाँ पे आपको कहानी समझने में थोड़ी परेशानी हो रही हो। असल में जब एंसेस्टर जू ने सेकंड मेरिडियन के पहले राउंड को पार किया था तो उन्हें ये जगह थोड़ी अजीब लगी थी, इसलिए एंसेस्टर जू इस जगह के ओरिजिन को पता करने के लिए वन फू को वहीं पे छोड़कर खुद पास्ट में आ गए थे। और जब वो पास्ट में आए थे तो उनकी मुलाकात सबसे पहले अपने मास्टर जूजियन के साथ ही हुई थी, जिन्हें देखते ही एंसेस्टर जू ने वहाँ पे एक ही नजर में पहचान लिया था। इसलिए एंसेस्टर जू शुरू से ही मास्टर जूजियन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। हालांकि मास्टर जूजियन तो एंसेस्टर जू को नहीं पहचानते थे, क्योंकि एंसेस्टर जू का तो अभी तक जन्म भी नहीं हुआ था। और जब एंसेस्टर जू ने पास्ट में इतने ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल रियलम के कल्टीवेटर्स को देखा तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये लोग आगे चलकर ह्यूमन लाइन एज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। इसलिए एंसेस्टर जू ने किसी तरह से मास्टर जूजियन के हाथों से ही उन सभी को खत्म करवा दिया। हालांकि अगर एंसेस्टर जू चाहते तो ये सब खुद भी कर सकते थे, लेकिन वो अपने मास्टर को ये बताना चाहते थे कि समय से पहले किसी को भी कोई चीज भी नहीं देनी चाहिए। हर चीज के एक समय होता है, अगर सब कुछ समय से पहले होने लग जाए तो पूरे यूनिवर्स का संतुलन हिल जाएगा। इसलिए एंसेस्टर जू ने मास्टर जूजियन के हाथों से पूरे टाओयुआन गांव को तबाह करवा दिया था। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को कहानी समझ आ गई होगी। खैर 9 मेरिडियंस को बनाने के बाद मास्टर जूजियन भी वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए नीचे वहाँ पे दोबारा एंसेस्टर जू के पास वापस आ चुके थे, जहाँ एंसेस्टर जू उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में भी यही सब होने वाला है। ये इमॉर्टल एम्परर रियलम वाली लाइनेज बाकी कल्टीवेटर्स को खत्म करके उनके ऊपर राज करने की कोशिश करेगी। एंसेस्टर जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए एंसेस्टर जू से कहते हैं कि मुझे उस सब की कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो सब फ्यूचर में होने वाला है। अभी मैंने जो गलती की थी फिलहाल तो मैंने उसे सुधार दिया। और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन के अटैक की वजह से अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे अलग हो चुका था, जिसे देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे वाइन का गिलास भरते हुए कहते हैं, दुनिया को मैनेज करने का काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। असल में एंसेस्टर जू के मास्टर जूजियन एक सुप्रीम कोर्ट थे, जिनके जिम्मे इस वर्ल्ड को मैनेज करने का काम था। लेकिन आगे चलकर एंसेस्टर जू
जू के मास्टर एक डेथ गॉड बन गए थे। अब ये सब कैसे हुआ था उसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। वहीं मास्टर जूजियन अपने वाइन के गिलास को देखते हुए खुद से ही कहते हैं, अगली बार मैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर किसी लाइन को क्रिएट करूंगा, या फिर क्यों न मैं एक ऐसे सेट को क्रिएट करूं जो कि इस पूरी दुनिया में संतुलन बनाए रखेगा। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर जू उनसे कहते हैं कि कैसा सेक्ट है, जिसपे मास्टर जूजियन वहाँ पे स्माइल करते हुए सिस्टर जू को बताते हैं कि मैं एक ऐसा सेक्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मेरे काफी ज्यादा पावरफुल डिसेबल्स होंगे। अपने उन सभी डिसेबल्स को मैं इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और उस सेक्ट का नाम मैं रखूंगा टियानलैंड सेक्ट। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी टियानलैंड सेक्ट की। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे सिस्टर जू से सवाल करते हुए पूछते हैं, टियानलैंड सेक्ट नाम कैसा है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। जिस पे सिस्टर जू कोई भी जवाब देने की बजाय मास्टर जूजियन के हाथ से वाइन का गिलास लेकर उसे वहाँ पे पीने लगे थे, जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे चौंकते हुए सिस्टर जू से कहते हैं, तुमने तो बोला था कि तुम ड्रिंक नहीं करते। जिस पे सिस्टर जू वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मास्टर जूजियन से कहते हैं कि मेरे ख्याल से टियानलैंड सेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है। सिस्टर जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन भी वहाँ पे खुश हो गए थे और वो भी मजे से वहाँ पे अपनी वाइन को पीने लगे थे। और इसी तरह देखते ही देखते सिस्टर जू दोबारा वहाँ पे वापस प्रेजेंट में आने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनके आसपास सब कुछ वहाँ पे चेंज होने लगा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम मास्टर यिनची के मेंशन का ही सीन देखते हैं, जहाँ पे हैप्पी डॉग ने उस डिमोनिक पपेट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इवन उसने वहाँ पे उसकी डिवाइन बॉस को चबा चबा कर पूरी तरह से तोड़ दिया था, जो देखकर सिस्टर जू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन मास्टर यिनची के गुस्से का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। पर उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे हैप्पी डॉग को देखकर काफी ज्यादा हैरानगी भी हो रही थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, जूजियन को तो एक गार्डियन सेंट ने इमॉर्टल रियलम के अंदर मार दिया था और उसके साथ साथ उसका वो लेजेंडरी बीस्ट भी मारा गया था, लेकिन ये कुत्ता दोबारा कैसे जिंदा हो गया, कहीं वो सब बस एक अफवाह तो नहीं थी। और ये कहकर अचानक ही मास्टर यिनची वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन सभी से कहता है कि आखिर तुम सभी लोग हो कौन और तुम सभी का जूजियन के साथ क्या रिलेशन है। जिसपे लिंगजी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी सोट को वहाँ पे मास्टर यिनची की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि मास्टर जूजियन हमारे मास्टर के भी मास्टर थे, लेकिन तुम मास्टर जूजियन के बारे में कैसे जानते हो। लिंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनची अचानक ही वहाँ पे अपने खतरनाक डिमोनिक ऑरा को रिलीज करने लगा था, जिसके चलते उस डिमोनिक पपेट की सोल भी वहाँ पे मास्टर यिनची के अंदर आके समा गई थी, जिसकी वजह से तो हम देखते हैं कि अब मास्टर यिनची की बॉडी से और भी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ऑरा निकलने लगा था। और उसी के साथ वो वहाँ पे सिस्टर जू के सभी डिसेबल्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जूजियन के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम ये सब जानने के काबिल ही नहीं हो। और ये कहते कहते मास्टर यिनची ने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था। लेकिन अपने मास्टर की बेइज्जती सुनकर लिंगार के गुस्से का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो भी गुस्से से वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर की बेइज्जती करने की। और ये कहकर उन सभी ने वहाँ पे अपने अपने पास को कंबाइन करते हुए उसकी मदद से मास्टर यिनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। लेकिन मास्टर यिनची के ऊपर उनके अटैक का ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए लिंगजुई और रिनजुई दोनों वहाँ पे अपनी अपनी सोट को लेकर वहाँ पे मास्टर यिनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। हालांकि मास्टर यिनची अपनी डिमोनिक पावर से उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों ने वहाँ पे उसके हमले को डॉज करते हुए दोनों तरफ से ही वहाँ पे मास्टर यिनची के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे उनकी तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा कि भले ही तुम सभी की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोगों को ये लड़ने की ट्रिक्स काफी ज्यादा कमाल की हैं। पर अफसोस तुम लोग अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे कभी भी नहीं हरा सकते। और ये कहकर मास्टर जूजियन अचानक वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन दोनों को वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे एक एक करके उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने खतरनाक डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए उन सभी को वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। पर फेंग वहाँ पे उसकी चुंगल में फंस गया था, जिसे मास्टर यिनची ने वहाँ पे अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी स्पेशल डिमोनिक स्कल को क्रिएट करते हुए फेंग को उसे वहाँ पे खिला दिया था, जो देखकर तुलिना वहाँ पे गुस्से से पागल हो जाती है। और उसने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस डिमोनिक स्कल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस डिमोनिक स्कल के ऊपर उसके किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर यिनची ने बेचारी वहाँ पे लीना के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि सिस्टर जू के बाकी सभी डिसेबल्स ने आगे बढ़ते हुए एक साथ मिलकर दोबारा वहाँ पे मास्टर यिनची के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सब का वहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मास्टर यिनची वहाँ पे उनके सभी हमलों को रोकते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। और लिंगजुई बेचारी जो कि वहाँ पे उस डिमोनिक स्कल को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी, मास्टर यिनची ने पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे भी वहाँ पे अपने डिमोनिक स्कल को खिलवा दिया था, जो देखकर बनने को गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस डिमोनिक मॉन्स्टर के साथ मुझे डील करने दो, क्योंकि एक डीमन को सिर्फ एक डीमन ही हरा सकता है। और ये कहकर बनने को ने अचानक वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक स्कल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जहाँ बनने को साथ देने के लिए डीमन क्वीन ने भी वहाँ पे उसके साथ अपनी डिमोनिक पावर्स को मिला दिया था, जिसके चलते उन दोनों का ये कंबाइन अटैक वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। लेकिन वो लोग वहाँ पे उस डिमोनिक स्कल को डिस्ट्रॉय कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि मास्टर यिनची ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने खतरनाक डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए उन सभी के हमलों को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि सिस्टर जू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे खिसकते हुए
हुए पीछे आ गए थे, जो देखकर तो अब उन लोगों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन लिंगार तो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसके ऊपर हमारे किसी भी अटैक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे चारों तरफ थंडर लाइटिंग गिरने लगी थी और बेचारा मास्टर यिनची वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर लाइटिंग से अटैक होता है। जैसे मास्टर यिनची समय रहती सेंस करते हुए वहाँ से साइड पे हट गया था, लेकिन उसका वो डेमोनिक स्कल वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता और वो थंडर लाइटिंग सीधे वहाँ पे उस डेमोनिक स्कल के ऊपर ही जाके गिरी थी, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो डेमोनिक स्कल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये खतरनाक अटैक किसी और ने नहीं बल्कि लियू जियान ने ही किया था। लियू जियान को देखकर फैंग वहाँ पे चौंकते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे लियू जियान उससे कहता है कि ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था, आखिर तुम सभी लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। वहीं लियू जियान को देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो जू जियान के 2 और डिसेबल्स आ गए, आज इन सभी को यहाँ पे एक साथ खत्म करके मैं जू जियान से अपना पुराना बदला लूंगा, जो कि मैं उसके जीते जी उससे नहीं ले पाया था। और ये कहकर मास्टर यिनची वहाँ पे एसेटाजू के सभी डिसेबल से कहता है, अगर तुम लोगों के और भी साथी बच जाए तो उन्हें भी यहाँ पे बुला लो, क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को एक साथ ही मारना चाहता हूँ। लेकिन अभी मास्टर यिनची वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी लिंगार वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहती है, तुम्हारे जैसा डीमन तो खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहा है, तुम जानते भी हो कि तुम किसका मुकाबला करने जा रहे हो, टियान एंड सेट के डिसेबल से, जिनका पूरे अपर रियल में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें अपने इस फैसले पर बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनची वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन सभी से कहता है, तुम सभी के सभी लोग भी अपने मास्टर की तरह बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, और ये तो अभी थोड़ी ही देर में पता चल ही जाएगा कि किसको अपने फैसले पे पछतावा होता है। अब मैं यहाँ पे तुम सभी को खत्म करने के लिए और ज्यादा टाइम जाया नहीं करने वाला। और ये कहकर मास्टर यिनची अचानक ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था। लेकिन एसेटाजू जो कि टाइम ट्रैवल करते हुए दोबारा प्रेजेंट में आ चुके थे, उन्होंने वहाँ पे आते साथ ही मास्टर यिनची की उस डिमोनिक ऑरा को सेंस कर लिया था, इसलिए उन्होंने वहीं से ही अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए मास्टर यिनची की डिमोनिक पावर्स को वहाँ पे सप्रेस कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा मास्टर यिनची वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था और उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि वहाँ पे उस डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को महसूस करके बनने को खुश होते हुए कहता है कि ये तो बॉस का डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा है, इसका मतलब है कि बॉस यहीं कहीं आसपास ही है। और ये कहकर बनने को वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बॉस मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और ये कहकर बनने को जल्दी से वहाँ पे एसेटाजू को ढूंढने के लिए निकल गया था। जबकि मास्टर यिनची तो अब वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब वो वहाँ पे एसेटाजू की किसी भी डिसेबल को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अचानक अपनी जगह से खड़े होते हुए बहुत ही गुस्से से एसेटाजू के सभी डिसेबल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लियू जियान अकेले ही वहाँ पे उसके सभी हमलों को रोकते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। और इसी बीच एसेटाजू भी वहाँ पे आ चुके थे, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल एंट्री लेते हुए मास्टर यिनची से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे हजारों लाखों साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक तुमने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं किया। मुझे तो लगा था कि तुमने खुद को थोड़ा बहुत पावरफुल बना लिया होगा, पर तुम तो अभी तक भी उसी तरह के बेकार ही हो। वहीं एसेटाजू को वहाँ पे आते हुए देखकर हम देखते हैं कि एसेटाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। जबकि एसेटाजू की ये बात सुनकर मास्टर यिनची वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एसेटाजू से कहता है कि तुम हो कौन जो तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। जिसपे एसेटाजू उसे वहाँ पे कॉल टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जानने या ना जानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जानता हूँ, यही तुम्हारे लिए काफी है। और ये कहकर एसेटाजू अपनी एक फिंगर को ऊपर उठाकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर यिनची की डिमोनिक पावर्स एक बार फिर से वहाँ पे सप्रेस हो चुकी थी और अब वो वहाँ पे चाहकर भी अपनी पावर्स को समझ नहीं कर पा रहा था, जो देखकर वो वहाँ पे चौंकते हुए एसेटाजू से कहता है कि मेरी पावर्स नेदर वर्ल्ड की डिमोनिक फ्लेम से बनी हुई थी, जिसका मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर पाया, तो तुमने यहाँ पे इतना इजीली मेरी पावर्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसपे एसेटाजू अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए उससे कहते हैं कि ये सेकंड मेरिडियन मेरे मास्टर को शुरू से ही नहीं पसंद थी, और जो चीज मेरे मास्टर को पसंद नहीं है उसे एग्जिस्ट करने का भी कोई हक नहीं है। और ये कहते हुए एसेटाजू ने वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज करना शुरू कर दिया था। और एसेटाजू का ये अटैक बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसा मास्टर जू जियान ने सेकंड मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया था। और जैसे जैसे एसेटाजू का डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे ऊपर आसमान में जा रहा था, हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी, जिसके चलते तो सबसे पहले सेकंड मेरिडियन की 36 डोमेन्स वहाँ पे एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और अचानक एसेटाजू वहाँ पे अपने अटैक को रोकते हुए कॉल टून में वहाँ पे मास्टर यिनची से कहते हैं, गॉड किलिंग कंपटीशन अभी तक भी ओपन है ना। एसेटाजू की इस बात से साफ साफ पता चल रहा था कि फिर से हेल गॉड एक बार फिर से अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए किसी को मौत की घात उतारने वाले थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है ताकि आप लोगों को कहानी समझने में आसानी हो। अगर फिर भी कोई पार्ट मिस हो जाता है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।